महावन के घने जंगल के बीच एक विशाल पेड़ के सामने वीर हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। अरे चाहे तुम कितने भी पुराने और मजबूत पेड़ क्यों ना हो, आज तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। हम लकड़हारे हैं और तुम्हारी लकड़ियों को बाजार में बेचकर ही अपना पेट पालते हैं। अब तैयार हो जाओ। इतना कहकर वीर कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर पहला वार करने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। अरे रुको 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 वीर, आखिर कब तक यही बेकार का काम करते रहोगे? वीर पीछे मुड़ा और देखा कि गांव का दूसरा लकड़हारा भोला उसकी ओर मुस्कुराते हुए चला आ रहा था। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। मैं तो बस सच कह रहा हूँ। कितनी बार समझाया है कि लकड़हारे का काम छोड़कर कोई दूसरा धंधा कर लो। ये सुनते ही वीर का चेहरा तमतमा उठा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? गलत क्या कहा? जब भी तुम अपनी लकड़ियां लेकर बाजार जाते हो, कोई ग्राहक उन्हें खरीदना ही नहीं चाहता। आखिर में मजबूर होकर उन्हें गांव वालों को आधे दाम में बेच देते हो, और गांव वाले भी दया करके तुम्हारी लकड़ियां खरीद लेते हैं ताकि तुम्हारे घर का चूल्हा जल सके। ऊपर से जितनी लकड़ियां काटते हो, उनमें से आधी भी बाजार तक नहीं पहुंचा पाते। हर बार रास्ते में कोई ना कोई मुसीबत तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। भोला की बातें सुनकर वीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई देने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बोला, मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, मुझे अपने भाग्य पर भरोसा है। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मेरी किस्मत बदलेगी और लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। कुछ लोगों की किस्मत कभी नहीं बदलती वीर, उनकी जिंदगी हमेशा परेशानियों में ही गुजरती है। तुम गरीब पैदा हुए थे और शायद हमेशा गरीब ही रहोगे। इतना कहकर भोला ठहाका लगाते हुए वहां से चला गया। वीर ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले फिर से पेड़ काटने में लग गया। काफी देर की मेहनत के बाद उसने लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर तैयार किया और उसे अपनी पीठ पर लादकर सोनापुर गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में काले बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। अरे अभी ही बारिश शुरू होनी थी क्या? अगर लकड़ियां भीग गईं तो बाजार में कोई इन्हें नहीं खरीदेगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वीर घबराकर इधर उधर बारिश से बचने की जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक टूटी फूटी पुरानी हवेली पर पड़ी। चलो, कम से कम सिर छिपाने की जगह तो मिल गई। वो तेजी से दौड़ता हुआ उस जर्जर हवेली के अंदर पहुंच गया। अंदर चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। वीर अभी राहत की सांस ही ले रहा था कि तभी अचानक पूरे खंडहर में एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। उस आवाज से उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो घबराकर चारों ओर देखने लगा। अंधेरे के बीच उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। कुछ ही क्षणों बाद बिजली चमकी और उसी रोशनी में वीर ने देखा कि उसके सामने एक विशाल जंगली शेर खड़ा था। शेर को देखते ही वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना एक पल गवाए उसने अपनी पीठ से लकड़ियों का गट्ठर उतारकर शेर की ओर फेंका और पूरी ताकत से वहां से भाग निकला। तेज बारिश के बीच दौड़ते दौड़ते आखिरकार वो किसी तरह सोनापुर गांव पहुंच गया। गांव के बाहर पहुंचते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय गांव के मुखिया हरिदास वहां आ पहुंचे। अरे वीर, क्या हुआ? ऐसे जान बचाकर क्यों भाग रहे हो? कहीं जंगल में कोई डरावनी चीज देख ली क्या? बारिश बहुत तेज है, पहले संभलो और फिर अपने घर चले जाओ। जी मुखिया जी, अभी घर ही जा रहा हूँ। मुखिया ने ध्यान से वीर की ओर देखा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ है? और आज तुम लकड़ियों का गट्ठर भी साथ नहीं लाए। ये सुनते ही वीर को सब कुछ याद आ गया। घबराहट में जब उसने शेर की तरफ लकड़ियों का गट्ठर फेंका था, उसी समय उसकी कुल्हाड़ी भी उस पुरानी हवेली के अंदर गिर गई थी। वीर कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। क्या हुआ वीर?
अचानक चुप क्यों हो गए? तब वीर ने गहरी सांस ली और जंगल में उसके साथ घटी पूरी घटना मुखिया हरिदास को विस्तार से बता दी। मुखिया जी, आज तो किसी तरह जान बचाकर वापस लौट आया हूँ। अगर एक पल की भी देर हो जाती तो शायद मैं जिंदा वापस नहीं आता। अरे वीर, तुम भी कमाल के आदमी हो। इतना बड़ा मौका तुम्हारे सामने था और तुम उसे यूं ही गंवाए। अरे सामने शेर खड़ा था और हाथ में कुल्हाड़ी थी। अगर हिम्मत दिखाते और उसका सामना करते तो पूरे इलाके में तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते। कौन जाने उसी दिन से तुम्हारी लकड़ियां हाथों हाथ बिकने लगती और लोग तुम्हें सबसे बहादुर लक्कड़हारे के नाम से जानते। लेकिन ये सब तुम्हारे नसीब में कहां। जिसकी किस्मत साथ ना दे उसे मौका भी पहचान में नहीं आता। इतना कहकर मुखिया हरिदास सिर हिलाते हुए वहां से चले गए। वीर चुपचाप अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर वो चारपाई पर बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, शायद सब ठीक ही कहते हैं। भोला भी यही कहता था कि मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। आज मुखिया जी ने भी वही बात दोहरा दी। अगर मैं डरकर नहीं भागता तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। कितना अच्छा मौका था और मैंने उसे अपने ही हाथों से खो दिया। ये सोचते सोचते उसकी आंखें भारी होने लगीं और थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वीर की आंख खुली। वो रोज की तरह जंगल जाने की तैयारी करने लगा। अचानक उसे कुछ याद आया। अरे, मेरी कुल्हाड़ी तो उस पुरानी हवेली में ही छूट गई थी। अब सबसे पहले वहीं जाकर कुल्हाड़ी ढूंढनी पड़ेगी। उसके बिना लकड़ियां कैसे काटूंगा? और मेरी हालत तो ऐसी है कि गांव में कोई अपनी कुल्हाड़ी भी उधार देने को तैयार नहीं होगा। इतना कहकर वो घर से बाहर निकलने ही वाला था कि सामने से गौरी तेज कदमों से आती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। वीर, आखिर तुम कब तक यूं ही चुप रहोगे? क्या हुआ गौरी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कल कुछ लोग मुझे देखने आए थे, उन्हें मैं पसंद भी आ गई हूँ। अगर जल्दी कोई फैसला नहीं हुआ तो पिताजी मेरी शादी कहीं और तय कर देंगे। आखिर तुम मेरे पिता से हमारे रिश्ते की बात कब करोगे? गौरी, तुम्हारे पिता साधारण इंसान नहीं हैं। पूरे सोनापुर के सबसे ताकतवर जमींदार हैं। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। ये सब मुझे पहले से मालूम था, लेकिन मैंने तुमसे प्रेम किसी डर की वजह से नहीं बल्कि दिल से किया है। सुन लो वीर, मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ तुमसे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सारी जिंदगी किसी और का हाथ नहीं थामूंगी। इतना कहकर गौरी वहां से चली गई। वीर उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो खुद से बोला, मैं गौरी को अच्छी तरह जानता हूँ। वो जो कहती है उसे निभाना भी जानती है। अगर उसने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो काफी देर तक सोचता रहा। एक तरफ ठाकुर का डर था, दूसरी तरफ अपने प्रेम को खो देने का भय। आखिरकार उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आनी ही है। डरते रहने से कुछ नहीं होगा। आज जो होगा देखा जाएगा। उसने गहरी सांस ली और सीधा ठाकुर रुद्र प्रताप की हवेली की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वो हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। हवेली के आंगन में बैठे ठाकुर रुद्र प्रताप की नजर जैसे ही वीर पर पड़ी, उनकी भौहें तन गईं। अरे वीर, आज तुम्हारा यहाँ क्या काम है? इस समय तो तुम्हें जंगल में होना चाहिए था। कहो, किस लिए आए हो? ठाकुर साहब, मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपकी बेटी गौरी से प्रेम करता हूँ और उसी का हाथ मांगने आया हूँ। वीर की बात सुनते ही ठाकुर रुद्र प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने क्रोध भरी नजरों से वीर की ओर देखा। वीर का गला सूखने लगा। उसने घबराकर थूक निकला और अगले ही पल हवेली का पूरा माहौल तनाव से भर गया। ठाकुर साहब, बात सिर्फ मेरी नहीं है। गौरी भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है। ये सुनते ही ठाकुर रुद्र प्रताप का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। गौरी, ओ गौरी, तुरंत यहाँ आओ। कुछ ही क्षणों बाद गौरी वहां आ गई। ठाकुर ने उसकी ओर सख्त नजरों से देखते हुए पूछा,
सच सच बताओ, क्या यह लड़का जो कह रहा है वह सच है? क्या तुम सचमुच वीर से प्रेम करती हो? जी पिताजी, ये बिल्कुल सच है। मैं वीर से प्रेम करती हूँ और उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। गौरी की बात सुनते ही अचानक ठाकुर रुद्र प्रताप जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर वीर और गौरी दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वीर ने मन ही मन सोचा, ये क्या हुआ? कहीं इतनी बड़ी बात सुनकर ठाकुर साहब का दिमाग तो नहीं फिर गया? तुम दोनों यही सोच रहे हो कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन पागल मैं नहीं। मुझे तो आज पता चला है कि मेरी बेटी सोचने समझने की ताकत खो बैठी है। अगर मुझे पहले मालूम होता तो बचपन से ही इसका किसी बड़े वैद्य से इलाज करवाता। गौरी की आंखें भर आईं। पिताजी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? किसी से प्रेम करना क्या पागलपन है? प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन इंसान की पहचान करना जरूरी है। अगर तुम्हें किसी से प्रेम ही करना था तो अपने बराबर के किसी घराने में करती, किसी राज परिवार में करती, किसी बड़े जमींदार के बेटे से करती, या कम से कम ऐसे युवक को चुनती जो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो। हमारे ही गांव में मुखिया हरिदास का बेटा मोहन है। जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं, लेकिन तुम्हें पसंद आया तो यह गरीब लकड़हारा जो अपनी रोज की कमाई भी मुश्किल से जुटा पाता है। ठाकुर की बातें सुनकर वीर का सिर झुक गया। उसने धीमी आवाज में गौरी से कहा, गौरी, मुझे ठाकुर साहब की बातों का बुरा नहीं लगा। अगर सच कहूं तो उनकी हर बात में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। मैं आज भी खाली हाथ हूं। न धन है, न कोई बड़ा नाम, और न ही ऐसा भविष्य जिसे देखकर कोई पिता अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे सके। इतना कहकर वीर मुड़कर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी ठाकुर रुद्र प्रताप ने उसे आवाज दी। रुको वीर, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। वीर वापस पलटा। ठाकुर कुछ देर तक उसे देखते रहे। मैं अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए उसकी खुशी को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से भी नहीं कर सकता जिसके पास उसे सम्मान से रखने का कोई साधन ही ना हो। मैं तुम्हें पूरे 1 महीने का समय देता हूँ। अगर इन 30 दिनों के भीतर तुम मुझसे अधिक धनवान और सफल बनकर दिखा दो तो मैं बिना किसी विरोध के गौरी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। ये सुनकर वीर हैरान रह गया। उसने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल गया। वीर के जाते ही गौरी अपने पिता के पास आई। पिताजी, ये कैसी शर्त है? एक साधारण लकड़हारा 1 महीने में आपसे ज्यादा अमीर कैसे बन सकता है? अगर मैं चाहता तो उसी समय उसे हवेली से धक्के देकर निकलवा देता, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए सच्चा प्रेम देखा है, इसलिए मैंने उसे एक अवसर दिया है। गौरी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ठाकुर बिना कुछ सुने वहां से उठकर हवेली के पीछे बने अपने बगीचे की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी सावित्री देवी वहां पहुंची। आपने ये क्या किया? उस गरीब लड़के को साफ मना कर देते। उसे 1 महीने का समय देने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे इतना भी भोला मत समझो। मैं जानता हूं कि गौरी वीर से सच्चा प्रेम करती है। अगर मैं उस लड़के का अपमान करता या उसे नुकसान पहुंचाता तो सबसे ज्यादा चोट हमारी बेटी को लगती। मुझे पूरा विश्वास है कि 1 महीने में वीर कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद गौरी के पास भी हमारी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा और हम उसका विवाह अपनी पसंद के योग्य वर से कर देंगे। उधर वीर भारी मन से ठाकुर रुद्र प्रताप की हवेली से निकलकर सीधे महावन के घने जंगल की ओर चल पड़ा। काफी देर तक बिना कुछ बोले चलता रहा। आखिरकार वो एक विशाल बरगद की पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ठाकुर साहब इतनी आसानी से गौरी का हाथ मेरे हाथ में नहीं देंगे। 1 महीने में उनसे ज्यादा धनवान बनना, ये तो लगभग नामुमकिन है। जो होना है बाद में होगा। पहले अपनी कुल्हाड़ी तो ढूंढ लूं, उसके बिना रोजी रोटी भी नहीं चलेगी। मेरे पास तो आज रात का खाना खरीदने तक के पैसे नहीं है, और ठाकुर चाहते हैं कि मैं 1 महीने में उनसे भी ज्यादा अमीर बन जाऊं। इतना कहकर वीर हिम्मत जुटाते हुए उसी पुरानी जर्जर हवेली की तरफ बढ़ गया, जहां पिछली शाम वो शेर से जान बचाकर भागा था। हवेली के बाहर पहुंचकर वो ठिठक गया। पहले जरा देख तो लूं, कहीं वो शेर अभी भी अंदर ही ना बैठा हो। वो सावधानी से टूटी हुई दीवार की दरार से अंदर झांकने लगा। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे कोई जंगली जानवर दिखाई नहीं दिया, लेकिन जमीन पर उसकी कुल्हाड़ी और लकड़ियों का गट्ठर वैसे ही पड़े थे।
वीर ने राहत की सांस ली। वो धीरे धीरे अंदर गया और कुल्हाड़ी उठाने के लिए झुका। बाहर से किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज गूंज उठी। वीर एकदम घबरा गया। वो कुल्हाड़ी हाथ में लेकर तेजी से बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गईं। कुछ ही दूरी पर एक अद्भुत पक्षी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर से सुनहरी आभा निकल रही थी और उसके पंख इंद्रधनुष जैसी रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रहे थे। वो दर्द से तड़प रहा था। वीर हैरानी से उसे देखने लगा। हे राम, ऐसा पक्षी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे इसका पूरा शरीर सोने से बना हो। आखिर ये कौन सा अद्भुत जीव है? वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। तभी उसकी नजर पक्षी के एक पैर पर पड़ी। वहां से लगातार खून बह रहा था। वीर का दिल पसीज गया। अरे, इसके पैर में तो गहरी चोट लगी है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वो तुरंत आसपास की झाड़ियों में गया। उसे एक औषधीय जड़ी का पौधा दिखाई दिया। उसने उसकी पत्तियां तोड़ी, उन्हें हथेलियों से अच्छी तरह मसलकर लेप बनाया और बहुत सावधानी से पक्षी के घाव पर लगा दिया। कुछ ही देर में खून बहना बंद हो गया। पक्षी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फिर उसने अपने विशाल पंख फैलाए, उन्हें हल्का सा फड़फड़ाया और आराम से उठकर बैठ गया। अगले ही पल वो इंसानों जैसी साफ आवाज में बोला, तुमने मेरी जान बचा ली, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम्हें ये कैसे पता चला कि इस जड़ी के पत्ते घाव भरने में काम आते हैं? पक्षी के मुंह से इंसानी आवाज सुनते ही वीर के हाथ पैर कांपने लगे। वो 2 कदम पीछे हट गया। अरे, तुम इंसानों की तरह बोल कैसे रहे हो? सच सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? कहीं तुम कोई मायावी प्राणी या दुष्ट राक्षस तो नहीं? हे प्रभु, कहीं मैंने किसी अनजानी मुसीबत को तो अपने हाथों से बचा नहीं लिया? अगर ये कोई मायावी राक्षस निकला तो मेरा क्या होगा? डरने की जरूरत नहीं है वीर, मैं तुम्हारा कोई अहित नहीं करूंगा। तुम अभी मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं एक ऐसे रहस्य का रक्षक हूं जिसके बारे में इस धरती पर बहुत कम लोग जानते हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे और मेरे मित्र बनोगे तो यकीन मानो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है। रहस्यमयी पक्षी की आखिरी बात सुनते ही वीर की आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण चमक उठी। वो उत्सुकता से बोला, क्या सचमुच? क्या तुम्हारा साथ मेरी किस्मत बदल सकता है? क्यों नहीं, लेकिन पहले मुझे किसी सुरक्षित जगह पर ले चलो। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। तुम्हारा पूरा शरीर सोने जैसा चमक रहा है। अगर मैं तुम्हें अभी गांव लेकर गया तो हर किसी की नजर तुम पर पड़ जाएगी। लालच इंसान से कुछ भी करवा सकता है। हो सकता है गांव वाले तुम्हें मुझसे छीन लें या फिर किसी राजा के पास इनाम पाने के लिए बेच दें। तो इसका मतलब तुम खुद लालची नहीं हो? अगर मेरे मन में लालच होता तो मैं आज भी एक गरीब लकड़हारा नहीं होता। शायद मैं तुम्हें देखकर ही तुम्हारे सोने के बारे में सोचने लगता। अपने आप को साधारण मत समझो वीर। तुमने एक अनमोल जीव को घायल देखा, लेकिन तुम्हारे मन में उसे पाने का लालच नहीं आया। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। अगर तुम मुझे अपना मित्र मानते हो तो मुझे सुरक्षित अपने घर ले चलो। जंगल भी अब मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। कोई शिकारी या लालची इंसान मुझे देख लेगा तो शायद मैं दोबारा बच ना पाऊं। ठीक है, जैसे ही रात का अंधेरा फैल जाएगा मैं तुम्हें चुपचाप अपने घर ले जाऊंगा। पक्षी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रात होते ही पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। वीर ने सावधानी से चारों तरफ नजर दौड़ाई और किसी की नजर से बचते हुए उस रहस्यमयी पक्षी को अपने छोटे से घर में ले आया। घर के अंदर पहुंचकर पक्षी ने चारों ओर नजर घुमाई। टूटी हुई दीवारें, पुराना सामान और मुश्किल से जलता हुआ मिट्टी का दिया। ये सब देखकर वो कुछ देर तक खामोश रहा। फिर धीमे स्वर में बोला, दोस्त, तुम्हारी जिंदगी तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा कठिन है। तुम अभी मेरे बारे में बहुत कम जानते हो। पूरे सोनापुर में लोग मुझे बदकिस्मत कहकर बुलाते हैं। लोगों का कहना है कि मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। शायद इसी वजह से मेरे हिस्से में हमेशा संघर्ष ही आया है।
अगर लोग सचमुच ऐसा सोचते हैं तो तुम्हारे लिए विवाह करना भी आसान नहीं होगा। तुम पक्षी जरूर हो, लेकिन बातें बिल्कुल किसी बुद्धिमान इंसान जैसी करते हो। अरे मैं भी कितना अजीब हूं। जब तुम इंसानों की तरह बोल ही रहे हो तो ये सवाल पूछना भी बेकार है। कुछ क्षण बाद वीर गंभीर हो गया। उसने उस दिन की पूरी घटना, गौरी से अपने प्रेम, ठाकुर रुद्र प्रताप की शर्त और 1 महीने में उनसे अधिक धनवान बनने की चुनौती शुरू से आखिर तक पक्षी को बता दी। अब तुम ही बताओ, एक गरीब लकड़हारा आखिर 1 महीने में इतने बड़े जमींदार से ज्यादा धनवान कैसे बन सकता है? ठाकुर साहब ने बहुत सोच समझकर ये शर्त रखी है। ऊपर से देखने पर उन्होंने मुझे मौका दिया है, लेकिन असल में ये ऐसी परीक्षा है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। तुम सही कह रहे हो। ठाकुर रुद्र प्रताप साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने बहुत चालाकी से ये खेल खेला है। दोनों देर रात तक बैठकर अलग अलग बातें करते रहे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसी समय ठाकुर रुद्र प्रताप किसी काम से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब उनकी नजर वीर के घर पर पड़ी तो उन्होंने अंदर से किसी के बात करने की आवाज सुनी। वो हैरान होकर दरवाजे के पास रुक गए। इतनी रात को वीर आखिर किससे बातें कर रहा है? जहां तक मुझे मालूम है, इस गांव में उसका कोई खास मित्र भी नहीं है। वैसे भी लोग उससे दूरी ही बनाकर रखते हैं। जिज्ञासा बढ़ती गई। आखिरकार उन्होंने धीरे से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य उनके सामने था, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक चमचमाता सुनहरा पक्षी जो किसी साधारण जीव जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, और वो इंसानों की तरह वीर से बातें कर रहा था। यह क्या है? वीर, इस अजीब जीव को तुरंत अपने घर से बाहर निकालो। पता नहीं यह कौन सी मायावी शक्ति है। कहीं ये तुम्हें धोखा देने वाला कोई दुष्ट प्राणी ना हो। वीर तुरंत उनके पास आया। ठाकुर साहब, घबराइए मत। ये मेरा मित्र है। इसने अब तक किसी का कोई नुकसान नहीं किया है, और मुझे पूरा भरोसा है यही रहस्यमयी मित्र मेरी किस्मत बदलने की शुरुआत बनेगा। अब मैं सब समझ गया। जल्दी अमीर बनने के लिए तुमने जरूर किसी रहस्यमयी शक्ति का सहारा लिया है। यही वजह है कि यह अजीब जीव तुम्हारे साथ दिखाई दे रहा है। हो सकता है तुमने किसी मायावी विद्या से इसे अपने वश में कर लिया हो, या फिर इसे बेचकर अकूत धन कमाने का सपना देख रहे हो। लेकिन कान खोलकर सुन लो वीर, मैं तुम्हारी कोई भी चाल सफल नहीं होने दूंगा। इतना कहकर ठाकुर तेजी से उस पक्षी की ओर लपके। उसी क्षण रहस्यमयी पक्षी उड़कर वीर के कंधे पर आ बैठा। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तुरंत मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? अगर सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो बिना समय गवाए जंगल की ओर चलो। रास्ते में मैं सब समझा दूंगा। वीर ने एक पल भी देर नहीं की। वो पक्षी को कंधे पर बैठाकर तेजी से घर से बाहर निकला। ठाकुर रुद्र प्रताप भी उसके पीछे दौड़े, लेकिन वीर पूरे वेग से अंधेरी गलियों को पार करता हुआ कुछ ही देर में जंगल के भीतर पहुंच गया। लंबी दौड़ के बाद वो एक शांत सरोवर के किनारे जाकर रुक गया। वो जोर जोर से सांस लेने लगा। हे भगवान, इतनी तेज दौड़ तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भागा, यहां तक कि उस दिन शेर से बचते समय भी नहीं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? उस दिन खतरा सिर्फ मेरी जान पर था, लेकिन आज मुझे लगा कि गुस्से में ठाकुर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वहां से निकलना जरूरी था। तुम्हारा संघर्ष रंग जरूर लाएगा। अच्छा, अब असली बात बताओ, आखिर मेरी किस्मत बदलने का रास्ता क्या है? यहां से ज्यादा दूर नहीं, पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन गुफा छिपी हुई है। वो साधारण गुफा नहीं है, उसके भीतर सदियों पुराना एक अनमोल खजाना सुरक्षित रखा गया है। क्या सचमुच? लेकिन तुम्हें उस गुफा और खजाने के बारे में कैसे पता? फिलहाल इतना जान लेना काफी है कि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूं। बाकी बातें अभी नहीं बता सकता। वीर कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। हमारी मुलाकात अभी अभी हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम आखिर हो कौन और इंसानों की तरह बोल कैसे लेते हो? ये सुनते ही पक्षी का चेहरा उदास हो गया। काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाता, लेकिन मुझ पर एक प्राचीन श्राप है। जिस दिन मैंने अपनी असली पहचान किसी को बता दी, उसी क्षण मेरा अंत हो जाएगा। नहीं,
अगर तुम्हारी जान को खतरा है तो मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं। मेरे लिए इतना काफी है कि तुम अच्छे हो और मेरे मित्र हो। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। अगर गुफा के अंदर खजाना है और वो जादुई भी है तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? उस गुफा का प्रवेश द्वार साधारण नहीं है। जो भी उसे खोलने की कोशिश करता है, गुफा उसकी बुद्धि की परीक्षा लेती है। वो कई कठिन पहेलियां और सवाल पूछती है। अगर कोई सभी सवालों का सही उत्तर दे दे, तभी गुफा का द्वार खुलता है। वीर फिर सोच में पड़ गया। पक्षी मुस्कुराया। घबराओ मत, उन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मालूम है। अगर कहीं तुम अटक गए तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर सचमुच किस्मत बदलने का एक मौका मिला है तो मैं उसे हर हाल में आजमाऊंगा। तो फिर मेरे पीछे पीछे चलते रहो। इतना कहकर रहस्यमयी पक्षी आसमान में उड़ने लगा। वीर भी बिना समय गंवाए उसके पीछे पीछे जंगल की गहराइयों में चलता रहा। घंटों का सफर तय करने के बाद वे दोनों ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार एक विशाल पत्थर से बंद था, जिस पर प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। यही वो स्थान है। अब इस द्वार को अपने हाथ से स्पर्श करो। वीर ने अपना हाथ पत्थर के विशाल दरवाजे पर रखा। अचानक पूरी गुफा में एक भारी और गूंजती हुई आवाज फैल गई। जो भी इस गुफा के भीतर प्रवेश करना चाहता है, उसे पहले मेरी परीक्षा पास करनी होगी। यदि तुम मेरे 2 प्रश्नों का सही उत्तर दोगे, तभी ये द्वार खुलेगा। मैं तैयार हूं, पूछिए। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना अधिक बांटा जाए वो उतनी ही बढ़ती जाती है? प्रेम और अपनापन। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर दूसरी आवाज सुनाई दी। अब दूसरा प्रश्न। ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई राजा खरीद नहीं सकता, फिर भी हर इंसान उसे पाना चाहता है? सच्ची मित्रता और विश्वास। जैसे ही उत्तर पूरा हुआ, भारी पत्थर का द्वार अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। गुफा के भीतर से तेज सुनहरी रोशनी बाहर फैल गई। वीर और रहस्यमयी पक्षी सावधानी से अंदर पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर वीर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। चारों तरफ सोने के सिक्कों से भरे संदूक, रत्नों से जगमगाते मुकुट, चांदी और सोने से बनी दुर्लभ शस्त्र, कीमती हीरे जवाहरात और अनगिनत बहुमूल्य वस्तुएं रखी हुई थीं। इतना विशाल खजाना देखकर वीर कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा। तभी उसकी नजर एक विशाल स्वर्ण प्रतिमा पर पड़ी। ये सोने की मूर्ति किसकी है? इतना धन तो शायद किसी बड़े साम्राज्य के खजाने में भी ना हो। दोस्त, सचमुच तुमने मेरी किस्मत बदल दी। अब मैं गरीबी से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता हूँ। इतना बोलकर वो जैसे ही खजाने की तरफ बढ़ने वाला था, पूरा कक्ष रंग बिरंगी दिव्य रोशनी से भर गया। उन किरणों के बीच एक तेजस्वी तपस्वी प्रकट हुए। वीर तुरंत उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रणाम महाराज, आप कौन हैं? पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। ये खजाना सदियों पहले महान सम्राट वीरेंद्र देव ने अपने राज्य की रक्षा के लिए यहाँ छुपाया था। बाद में इसे दिव्य शक्तियों द्वारा सुरक्षित कर दिया गया ताकि कोई लालची व्यक्ति इस पर अधिकार न कर सके। यदि तुम इस खजाने को अपना बनाना चाहती हो तो तुम्हें इसकी एक कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? तपस्वी ने रहस्यमयी पक्षी की ओर इशारा किया। जिस क्षण तुम इस खजाने को छुओगे, उसी क्षण तुम्हारा ये मित्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। निर्णय तुम्हें करना है, खजाना या मित्रता। वीर स्तब्ध रह गया। तभी रहस्यमयी पक्षी धीरे से बोला। मेरे बारे में मत सोचो वीर, मैं तो केवल एक पक्षी हूँ, लेकिन इस खजाने से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। तुम धनवान बन जाओगे, गौरी से विवाह कर पाओगे, दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी और कोई तुम्हें बदकिस्मत नहीं कहेगा। वीर काफी देर तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, दुनिया का कोई भी धन सच्ची मित्रता से बड़ा नहीं हो सकता। सोना, हीरे, दौलत, ये सब यहीं रह जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने मित्र को खो दूं, तो ये खजाना भी मेरे किसी काम का नहीं रहेगा।
मैं जीवन भर गरीब रहना स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन अपने मित्र का बलिदान कभी नहीं दूंगा। वीर के इतना कहते ही रहस्यमयी पक्षी के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में वो एक तेजस्वी युवक में बदल गया। उसी समय गुफा में रखी स्वर्ण प्रतिमा भी धीरे धीरे जीवित होकर एक युवा योद्धा का रूप धारण कर गई। वीर आश्चर्य से सब कुछ देखता रह गया। ये सब क्या हो रहा है? मेरा नाम राजकुमार आर्यमान है और ये मेरे सबसे प्रिय मित्र देवांश हैं। कई वर्ष पहले देवांश को इस गुप्त खजाने का रहस्य पता चला था। उसका सपना था कि इस धन से राज्य और गरीब लोगों की मदद की जाए, लेकिन मैं लालच में अंधा हो गया। हम दोनों इस गुफा तक पहुंचे। जब खजाना पाने की शर्त सामने आई तो मैंने अपने मित्र से पूछे बिना उसके बलिदान के लिए हाँ कह दी। उसी क्षण देवांश इस स्वर्ण प्रतिमा में बदल गया और मुझे श्राप मिला कि मैं एक सुनहरा पक्षी बनकर भटकता रहूं। बाद में उन्हें मुझ पर दया आई और उन्होंने मुझे एक अवसर दिया और उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि कभी मुझे ऐसा मित्र मिल जाए जो धन से अधिक मित्रता को महत्व दे, तभी इसका श्राप समाप्त होगा। ऐसे सच्चे मित्र हर किसी को नहीं मिलते, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि भाग्यशाली वही होता है जिसे तुम्हारे जैसा मित्र मिलता है। वीर, ये पूरा खजाना अब तुम्हारा है। तुमने अपनी सच्ची मित्रता से इसे पाने का अधिकार अर्जित किया है। नहीं मित्र, मुझे इतना धन नहीं चाहिए। मेरी जरूरतें बहुत छोटी हैं। मुझे बस इतना धन दे दीजिए कि मैं सम्मान के साथ जीवन बिता सकूं और ठाकुर रुद्र प्रताप से अधिक संपन्न साबित हो जाऊं। बाकी ये खजाना लोगों की भलाई में लगाया जाए, यही इसकी सबसे अच्छी जगह होगी। यही फर्क है तुम्हारे और लालची लोगों में। मैं वचन देता हूं, आज से हम केवल मित्र ही नहीं बल्कि जीवन भर एक दूसरे के भाई रहेंगे। हमारी मित्रता आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगी। इतने में तपस्वी ने प्रसन्न होकर तीनों की ओर देखा। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। अगले ही क्षण उनका शरीर दिव्य प्रकाश से घिर गया और वे उसी प्रकाश में विलीन होकर अदृश्य हो गए। राजकुमार आर्यमान अपने सैनिकों के साथ राज्य लौट गए। उन्होंने खजाने का अधिकांश भाग प्रजा के कल्याण, अस्पतालों, तालाबों और विद्यालयों के निर्माण के लिए सुरक्षित रख दिया। वहीं उन्होंने वीर को भी इतना धन दिया कि वो पूरे क्षेत्र के सबसे संपन्न लोगों में गिना जाने लगा। इसके बाद राजकुमार स्वयं वीर को साथ लेकर ठाकुर रुद्र प्रताप की हवेली पहुंचे। ठाकुर ने जैसे ही राजकुमार को अपने द्वार पर देखा, वो तुरंत सम्मान से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजकुमार, आपके हमारे घर आने का सौभाग्य कैसे मिला? मैं यहाँ एक विशेष कार्य से आया हूँ। फिर उन्होंने पूरी घटना शुरू से अंत तक ठाकुर रुद्र प्रताप को विस्तार से सुना दी। सारी बात सुनने के बाद ठाकुर कुछ देर तक मौन खड़े रहे। फिर उन्होंने वीर की ओर देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसा घमंड नहीं बल्कि सम्मान था। ठाकुर साहब, आज वीर न केवल आपसे अधिक धनवान है बल्कि उसने अपने चरित्र और सच्ची मित्रता से ये भी सिद्ध कर दिया है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत नहीं बल्कि उसके संस्कार होते हैं। वीर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें केवल तुम्हारी गरीबी देखकर परखा था, लेकिन आज समझ आया कि सबसे बड़ा धन अच्छा चरित्र और सच्चा दिल होता है। अगर तुम आज भी मेरी बेटी गौरी का हाथ थामना चाहते हो तो मुझे तुम्हें अपना दामाद बनाने में गर्व होगा। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव की मौजूदगी में वीर और गौरी का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। राजकुमार आर्यमान और देवांश भी उस विवाह में विशेष अतिथि बनकर शामिल हुए। सच्चा मित्र और अच्छा चरित्र किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान होते हैं। धन कभी भी मित्रता और इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।